हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो या तो सेमेस्टर फर्स्ट में है या सेमेस्टर सेकंड में, एंड जिन स्टूडेंट्स ने भारत की विदेश नीति सब्जेक्ट को चूज़ किया था, यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक के फोर्थ यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये वो सभी क्वेश्चंस होते हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें सबसे पहले, तो सिलेबस के अंदर टोटल आपको 4 यूनिट पढ़नी है, जिनमें से जो बाकी यूनिट्स हैं उनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, और उन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 4 का नाम है समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस पूरी यूनिट को पढ़ना है तो इसमें आखिर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेट कर पाओगे। यानी इस पूरी वीडियो का जो कंक्लूज़न है वो क्या है, इस पूरी यूनिट में आपको क्या जानने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, यूनिट 4 से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, और यहीं 3 से 4 टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन हो रहे हैं ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है गुट निरपेक्षता से, जिसमें आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है गुट निरपेक्षता के भविष्य पर टिप्पणी लिखिए। या फिर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुट निरपेक्ष की जो नीति है उसके महत्व को समझाइए, यानी उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। बेसिकली अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपसे एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस अलग अलग तरीके से, जिससे कि आप कंफ्यूज हो सके हो। इसके अलावा अगर आप ऊपर का जो क्वेश्चन है उसे पढ़ो, गुट निरपेक्षता के भविष्य पर टिप्पणी लिखिए, यानी इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुट निरपेक्षता है क्या वो अभी भी वर्थ इट है, यानी उसके भविष्य में इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताइए। और समटाइम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, उत्तर शीतकालीन युद्ध में गुट निरपेक्षता आंदोलन की जो प्रासंगिकता है क्या वो समाप्त हो गई है, अपने विचार दें। यानी इसमें आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उत्तर शीतकालीन युद्ध, यानी इसका मतलब होता है शीत युद्ध खत्म होने के बाद अब जो गुट निरपेक्षता जो आंदोलन है उसकी जो प्रासंगिकता है, यानी जो इम्पोर्टेंस है, क्या वो खत्म हो गई है। क्या अब तो शीत युद्ध खत्म हो चुका है, तो क्या अभी भी गुट निरपेक्षता की जो वैल्यू है वो उसी तरीके से है, आपके क्या विचार है उसके बारे में बताइए। इसके अलावा आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुट निरपेक्षता क्या है, भारत के द्वारा गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसे क्यों अपनाया गया था, उसके क्या क्या रीजंस थे। यानी कि इसके अंदर भी आपसे बेसिकली इम्पोर्टेंस ही पूछा जा रहा है कि आखिर भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया, इसके बारे में बताइए। तो इसके आंसर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, जिसका जो टाइम पीरियड रहता है 1939 से 1945 तक का टाइम पीरियड रहता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद एक दूसरा वॉर शुरू होता है जिसका नाम दिया जाता है शीत युद्ध का दौर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद विश्व भर में 2 महाशक्तियाँ उभर कर आती है, पहली अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है इसके बाद ये दोनों ही महाशक्तियाँ पूरे वर्ल्ड पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करती हैं। और जो शीत युद्ध का दौर होता है इसमें कोई एक्चुअल युद्ध नहीं होता, बल्कि युद्ध की संभावनाएं होती हैं। और इस टाइम पीरियड पर ये दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए ग्रुप बनाती हैं। बहुत सारे जो देश होते हैं वो अमेरिका के ग्रुप में शामिल होते हैं, और जो बहुत सारे देश होते हैं वो सोवियत संघ के ग्रुप में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो कि ना तो अमेरिका में शामिल होते हैं और ना ही सोवियत संघ में शामिल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल भारत। तो इन सभी देशों ने एक अलग ग्रुप बनाया जिसे गुट निरपेक्षता कहा गया। और इसके बिहाइंड द रीज़न ये है, भारत के द्वारा जो गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसे इसलिए अपनाया गया था, इसका बिहाइंड द रीज़न ये है जिससे कि जो वर्ल्ड वॉर है उसे रोका जा सके। और एक्चुअल में ये होता भी है। भारत जैसे और बहुत सारे देश होते हैं जो कि ना तो अमेरिका की टीम में शामिल होते हैं और ना ही सोवियत संघ की टीम में शामिल होते हैं। वो अपना एक अलग से ग्रुप बनाते हैं जो कि गुट निरपेक्षता आंदोलन को दर्शाता है। और इससे क्या होता है, जो युद्ध की जो संभावना है वो बनती है, लेकिन युद्ध एक्चुअल युद्ध होता नहीं है।
और इससे जो तनाव है वो दोनों देशों के बीच वो कम हो जाता है। तो ये था इसका बिहाइंड द रीज़न। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमें अपने आंसर को एग्ज़ाम में किस तरीके से फ्रेम करना है जिससे कि हम अच्छे मार्क्स गेट कर पाए अपने एग्ज़ाम में। तो हम अपने आंसर को कुछ इस तरीके से फ्रेम करेंगे जिसमें हम बताएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बट जाती है। पहला पूंजीवादी ग्रुप जिसे हम पहली दुनिया के नाम से भी जानते हैं, दूसरा साम्यवादी ग्रुप जिसे हम दूसरी दुनिया भी कहते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे नए देश थे जो कि इन दोनों ही ग्रुपों में शामिल होने की बजाय एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं। इसके अलावा इसे हम गुटनिरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। और जब बेलग्रेड में सम्मेलन हुए थे उनमें हर एक देश के रिप्रेजेंटेटिव गए थे। जैसे अगर हम बात करें भारत से नेहरू जी गए थे इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता के नीति के महत्व के बारे में। देखिए आपसे एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन जो आंसर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। हमें बस उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे ये सच है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसकी प्रासंगिकता पर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी वो दोनों ही महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर के बीच दूरी बनाते हुए शीत युद्ध के जो संघर्ष है और जो उसके टकराव है उसे कम करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि शीत युद्ध तो समाप्त हो गया तो क्या गुटनिरपेक्षता का भी समय समाप्त हो चुका है? तो इसमें हम बताएंगे मेरा मानना है ये जो बात है वो पूरी तरीके से सच नहीं है। जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी भी वर्थ इट है। अब उसका जो रीज़न है वो हम कुछ इस तरीके से बताएंगे जिसमें हम बताएंगे गुटनिरपेक्षता की नीति के महत्व के बारे में। तो इसका पहला रीज़न है किसी भी गुट में शामिल ना होना। ये गुटनिरपेक्ष जो नीति है उसके सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि वो दोनों ही महाशक्तियों के बीच में शामिल नहीं होंगे जिससे कि जो संघर्ष है उन्हें कम किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रों की संप्रभुता और स्वतंत्रता को सम्मान देना। जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो इस चीज़ पे बल देती है कि जिसमें जो देश है वो किसी ग्रुप में अगर शामिल नहीं होता तो वो स्वतंत्र है, वो अपने जो डिसीजन है वो आंतरिक डिसीजन है, इंटरनल जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर वो किसी ग्रुप में शामिल होता है तो उस ग्रुप में जाके उसे परमिशन लेनी होगी अपने इंटरनल मैटर्स को सुलझाने के लिए भी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है विकासशील देशों के हित को बढ़ावा। जो गुटनिरपेक्ष की नीति है इसमें विकासशील देशों के साथ जो शोषण हो रहे हैं उसको कम करना है और उनका सपोर्ट करना है, सहयोग और शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी विवाद होंगे और जितने भी टकराव हो गए इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान करना जिससे कि जो संघर्ष है उन्हें कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सभी देशों के बीच समानता और न्याय को बढ़ावा देना। तो जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो सभी को इक्वल मानते हैं, वो इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा हिंसा और नस्लवाद का विरोध करते हैंगे। और इसके अलावा अगर किसी देश को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो आपसी सहयोग के द्वारा उस देश की मदद करते हैंगे, यानी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं जिससे कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। नेक्स्ट पॉइंट है बहुपक्षवाद को बढ़ावा। जितने भी जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो एक ध्रुवीय विश्व का विरोध करते हैं और बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है अगर बहुध्रुवीय विश्व होगा तो इससे जितने भी जो इंटरनेशनल विवाद और टकराव होंगे उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। और इसके अलावा ये उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है जिससे कि जितने भी जो विकासशील देश हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और इसके अलावा ये विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक मुद्दों पर एकजुटता को बढ़ावा देना। तो जितने भी जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनका मानना है हम एकजुट होकर जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद या महामारी जैसी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एकजुट होकर उसका समाधान कर सकते हैं, उसका निपटारा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया, उसके क्या रीजंस थे। तो इसके अंदर भी बेसिकली हमें गुटनिरपेक्ष नीति के इम्पोर्टेंस को ही बताना है, लेकिन बस बताने का तरीका अलग होता है। तो इसमें हम लिखेंगे किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो भारत ने क्या किया, ना तो वो यूएसए में शामिल हुआ,
और ना तो वो यूएसएसआर में शामिल हुआ। उसने एक अलग गुट बनाया जिससे कि जो शीत युद्ध के जो संघर्ष है और जो टकराव है उन्हें कम किया जा सके, और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व व्यवस्था में एक स्वतंत्र आवाज़ बनने के लिए। तो अगर जो इंडिया है वो किसी भी ग्रुप में अगर शामिल होता तो उसे अपने इंटरनल मामलों में भी उस ग्रुप से परमिशन लेनी पड़ती, तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रहित को बचाने के लिए। गुट निरपेक्षता भारत के राष्ट्रहित को सुरक्षित रखने का एक सबसे अच्छा ऑप्शन था। भारत के लिए उसका राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसके अलावा भारत शुरू से ही साम्राज्यवाद, औपनिवेशिकवाद, शस्त्रीकरणवाद और नस्लवाद का विरोध करता हुआ आ रहा है, क्योंकि भारत ने खुद भी औपनिवेशिकवाद को झेला है। यानी जो औपनिवेशिकवाद राष्ट्र था भारत, और उसने अंग्रेज़ों की जो गुलामी है उसे एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए भारत क्या चाहता था, स्वतंत्र होने के बाद अन्य जितने भी जो औपनिवेशिक देश हैं उन्हें स्वतंत्रता मिले, और गुट निरपेक्षता ने भारत को औपनिवेशिकवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। तो ये रीज़न था कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो भारत का ये मानना था कि गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, और जो भारत है वो स्टार्टिंग से ही उन सभी नीतियों को ही अपनाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और टकराव को शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व किया जा सके, सिर्फ उन्हीं नीतियों को अपनाता है। इसीलिए भारत का मानना था कि जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसके थ्रू हम इंटरनेशनल जितने भी जो संघर्ष होंगे, जितने भी जो विवाद होंगे, उनको शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र विदेशी नीति। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व गणराज्य है, और भारत चाहता था कि उसकी जो विदेश नीति हो वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, यानी कोई और दूसरा देश उसके इंटरनल मामलों में इंटरफेयर ना कर सके, और वो स्वतंत्र हो। भारत किसी भी अन्य देश या संगठन के दबाव में रहकर अपने डिसीजन नहीं लेना चाहता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो ब्रिक्स से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से फ्रेम करेंगे। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देशों का एक संगठन है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आर्थिक सहयोग और सामूहिक विकास को बढ़ावा देना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम बात करते हैं ब्रिक्स की विशेषताओं के बारे में। अगर हम आबादी के बारे में बात करें तो दुनिया की लगभग 40 से 50% की जो आबादी है वो इन्हीं ब्रिक्स देशों में रहती है। और इसके अलावा जो दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, चीन और भारत, वो ब्रिक्स के ही सदस्य हैं। इसीलिए 40 से 50% की जो आबादी है वो इन्हीं ब्रिक्स देशों में रहती है। अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ये दुनिया का लगभग 1/4 क्षेत्रफल इन्हीं ब्रिक्स देशों के पास है। और जीडीपी के बारे में बात करें तो ये जीडीपी में 30% का योगदान करता है। और अगर हम WTO के बारे में बात करें, विश्व व्यापार संगठन में इसकी जो भागीदारी है उसमें 18% है। और इसके अलावा विकास की संभावना है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है यदि ये संगठन इसी तरीके से सही ढंग से आगे काम करते जाए तो अमेरिका से भी ये आगे निकल जाएगा। और इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक जो ब्रिक्स है वो G7 को भी पीछे छोड़ देगा, अगर वो इसी तरीके से आगे वर्क करता रहा तो चलिए हम बात करते हैं ब्रिक्स में भारत की क्या भूमिका है। पहला पॉइंट है आर्थिक योगदान। तो भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला एक देश है, और भारत की बढ़ती जीडीपी और व्यापारिक गतिविधियाँ ब्रिक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सतत विकास परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करना है। इसके अलावा कोविड-19 के टाइम पर भी जब ब्रिक्स देश है उन्होंने एक साथ मिलकर भारत के साथ मिलकर वैक्सीन और दवाइयों को प्रोवाइड किया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भारत की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है ब्रिक्स देशों में। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें कुछ राजनीतिक योगदान के बारे में, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा भारत ब्रिक्स का एक संस्थापक सदस्य रहा है, और इसके अलावा भारत ने शुरू से ही ब्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है और काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया है। इसके अलावा भारत शुरू से ही
जितने भी जो विकासशील देश है उनका समर्थन करते हुए आया है। तो ये कुछ राजनीतिक योगदान है जिसमें भारत ने अपनी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपसे एग्जाम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत की रणनीति का मूल्यांकन कीजिए, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारत के वैश्विक व्यापार का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की क्या भूमिका रही है इसका वर्णन कीजिए। तो कुछ इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ कि हमें अपने एग्जाम में आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक संबंध। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर अपने व्यापारिक संबंधों को स्थापित करता है। इसके अलावा विदेशी निवेश के बारे में अगर हम बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में काफ़ी ज़्यादा निवेश करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकासशील देशों के हित को बढ़ावा देना। भारत ने विकासशील देशों के हित को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है और भारत स्टार्टिंग से ही विकासशील देशों का काफ़ी ज़्यादा समर्थन करते हुए आया है। नेक्स्ट पॉइंट है WTO के कानूनों का पालन करना। जो भारत है वो WTO के जितने भी जो कानून होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें फॉलो करता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।